अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम एक एज डिफरेंट बेस नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नावल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शाम ढल रही थी और सूरज की रोशनी मध्यम बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रात चारसू फैलती जा रही थी। पराडो गाड़ी और उसके पीछे एक करोला गाड़ी शहर का रास्ता छोड़कर और अब गांव के रास्ते पर चल रहे थे। दरापा ने अपने पहले में दबकी हुई लड़की को देखा जो सर पर लाल दुपट्टा था और वह मजासल रोए जा रहे थे। पहले आवाजें आ रही थी, फिर आगा जी के डांटने के बाद से अब वो बेआवाज रोए जा रहे थे। दराप ने एक नजर उसको देखकर दूसरी नजर आगा जी को देखा। वो लड़की इन दोनों के बीच बैठी थी। आगा जान, मैं दूसरी घर में बैठ रहा हूँ, उसके रोने से मुझे उलझन हो रही है। आपकी पोती आप संभाले। दराप के लहजे में वाजिया बेजारियत थी। बरहुदार, बीवी तुम्हारी है, तुम संभालो, मैं दूसरी घर में बैठ जाता हूँ। दाराब को गुस्सा आ रहा था। उनके पापा जब्त करके बैठा रहा। उनके खानदान में कहाँ रवाज था जो बीवी को पहले में बैठाया जाए। बीवी, वो जो बीवी कम और बच्ची ज्यादा लग रहे थे। दावर, गाड़ी रोको। दाराब ने कुरु का देखा और दावर को शीशे से जो उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। ये हुक्म आगा जी का था। प्लीज आगा जी, आप बैठे रहे। दाराब ने जोर देकर कहा था। आप कुछ नहीं कहूंगा, आप मेरे पास बैठे रहे। हाँ आगा जी, आपके होने से बड़े भाई को तसल्ली रहेगी। दावर जानता था कि कौन सी बात का कलंक उसके बड़े भाई को खाया जा रहा था। वैसे पहुंचने वाले हैं, दावर ने कहा, और दराब की बेजारियत अरोज पाती है। गैरत के नाम पर आगा जी उसे ऐसा जालिम फैसला करवा चुके थे जिसे उसका दिल किसी तौर पर तस्लीम नहीं कर रहा था। यह तुमने अच्छा नहीं किया अलीजे खान, उसकी सजा प्रीशी खान को मिलेगी। उसने तस्वर में उसे मुहातब किया। वह हवेली पहुंच गए थे और गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरते हुए फूलों से दुल्हन का इस्तकबाल किया रवायती अंदाज में। कुछ देर में सबको अंदाजा हो गया था जिस दुल्हन के लिए तैयारी की गई थी वो तो नौजवान लड़की थी, पर यह तो कोई बच्ची है जो मसलसल सिसक रही थी। बीबी ने घूंघट उठाया और हैरान रह गए। ये तो अलीजे नहीं है खान साहब। बीबी जान अपने शोहर से मुहातब है। जो भी है, यही आपके पोते की बीवी है और हमारे बेटे की छोटी बेटी प्रीशिया दाराब खान। कितना वक्त हुआ था दोनों बच्चियों को गए हुए। अलीजा फिर भी बड़ी थी और वो 2 साल की थी जब इस हवेली को छोड़कर उसकी माँ अपनी 2 बच्चियों को लेकर भाग गए थे, इसलिए वह पहचान ना पाई। बीबी जान ने मोहब्बत से गले लगा लिया, उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर उसका माथा चूमा और फिर हथेलियां चूमी उसके दोनों हाथों के। बीबी जान का ये महसूस अंदाज था जब उनके बच्चे कई दिन बाद उनसे मिलते तो वैसे ही प्यार करते। उनकी आंखें खुशी से लबरेज थी। उनके इस अंदाज पर वह हैरत से मुंह खोले देख रहे थे। इतनी देर के बाद कोई अपना महसूस हुआ जिसके अंदाज में अपनायत लगी पड़ी को। सवेरा और सिद्रा हैरत से अपनी भाभी को देख रहे थे। जरीना का मुंह देखने लायक था, इतनी छोटी सी अपनी जेठानी को देखकर। जरीना को लगता था उसका जेठ जरूर कोई गोड़ी में लाएगा। आहट इतना अरसा बाहर जो रहा था, पर ये क्या, ये तो बच्ची है। वैसे गाँव में तो ऐसी शादियां आम थी, पर दारा भान आम नहीं था। खास सोच रखने वाला बंदा था। वो भी ऐसी बेजोड़ शादी करेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। वैसे सोच और हकीकत में यही फर्क है, जो सोच में नामुमकिन लगे हकीकत में वो लोग कर भी गुजरते हैं। उसे लॉन्च में सोफे पर बिठाया गया था। वो बीबी जान का हाथ थाम कर बैठी हुई थी, सर झुकाए हुए था। दाराब आते ही कमरे में चला गया था। उसके छोटे भाई और कजन्स ने उसका रूम सजाया था। उसको देखकर उसका मूड खराब हो गया। सजावट बिगाड़ने के बाद वह फ्रेश होकर बाहर आया और बड़े से हाल से गुजरता हुआ एक लम्हे के लिए एक नजर सब पर डालता वो बीजान के पास उनका हाथ थाम कर बैठे हुए थे। वो सर झटकता हुआ जल्दी से वहां से जाना चाहता था। उससे ज्यादा वो इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। दराब खान, कहाँ चले बरहुदार इस वक्त? आगा जान, डेरे पर जा रहा हूँ, सुबह लौटूंगा। वो जो लंबे लंबे डग पड़ता जल्दी से निकलना चाहता था, उनकी आवाज पर रुकना पड़ा उसे और जवाब देना भी जरूरी था। अब पछता रहा था अपने देर करने पर और इस वक्त किसी के मुंह नहीं लगना चाहता था। जाना है तो जाओ, पहले इस लड़की के ठिकाने का फैसला करते जाओ। क्या मतलब? उसने हैरत से उनके तासा देखे जो लग तो बेरहम से थे। क्या मतलब क्या? कहाँ नहीं गई है? आगा जान ने बात दोहराई उसी के अंदाज में। बीबी जान के पास रहेगी और कहाँ? कतई नहीं। उसकी हैसियत तुम्हारी बीवी की होगी या फिर? उनने लफ्ज अधूरे छोड़े थे। सब हैरत से दादा पोते की बात सुनने थे। एक बात पर मुत्तफिक होने वाले आज अलग अलग सोच अपनाए हुए थे। या फिर क्या मुराद है आपकी? ये लड़की तुम्हारे कमरे में जाएगी तुम्हारी बीवी की हैसियत से, या फिर हवेली के पिछले हिस्से में मुलाजमों के लिए बहुत कमरे बने हुए हैं, किसी में उसे मुंतकिल करो और उसकी हैसियत का तयन करके फिर चले जाओ जहाँ जाना हुआ। फैसला आज और अभी होगा। दाराब ने हैरत से उनकी बात सुनी। इस वक्त किसी की हिम्मत आती आगा जान की बात काटने की। बीबी जान ने मुंह खोलना चाहा,
तो उन्होंने टोक दिया, आप बीच में नहीं बोलेंगे। वो चुप हो गई थी। अब अफसोस से दोनों को देखने लगे, जाने इस मासूम के साथ अब क्या होगा। ये आपकी पोती है आगा जान। वो दंग रह गया था, उसका लहजा हैरत से बड़ा हुआ था, पर आगा जी ने उसकी किसी बात को कोई भी खास अहमियत ना दी और कहा, मेरी पोती है तो क्या उसके लिए इतनी भी जगह नहीं है इतनी बड़ी हवेली में। उसकी जगह तब हुई जब उसकी माँ ने उसके लिए वो मुकाम बनने दिया होता। अब उसकी हैसियत का तयन तुमने करना है। वो हैरान होता हुआ उसके मगरूर अंदाज को देख रहा था। बाबा जान आप कुछ नहीं कहेंगे। दराब ने माहिर खान की तरफ देखा और इल्तजाइया अंदाज में कहा। दाराहमान की बेचैनी अरूज पर थी। आगा जान की बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ। जल्दी से लड़की का फैसला करो और फिर जहाँ जाना हो चले जाना। बीवी बनाओ या मुलाजमा, तुम्हारी मर्जी। वह हैरत से देख रहा था अपने बाप को। एक लंबी सांस खींचकर दराब ने कहा, आगा जी और बाबा जान क्या आप दोनों से अकेले में बात कर सकता हूँ। वह चाह का भी इतने लोगों के बीच में अपनी बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अकेले में बात करने का कहा। बीबी जान परी को अपने कमरे में ले गई। सब उठकर इधर उधर हो गए। अब हाल में सिर्फ 3 लोग ही रह गए थे। कहो। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहा। सिर्फ 1-2 साल वो सवेरा या सिदरा की तरह घर में रहे, फिर मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, रुखसी हो जाएगी। उसने नकार तक ही सोचा, आगे के मरहले तो उसके वहमों और गुमान में भी ना थे। रुखसी हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी उम्र मेरी उम्र देखे। मैं कुछ नहीं जानता। नकाह किया है तो जिम्मेदारी निभाओ। आपकी पोती है, हवेली में गुंजाइश नहीं, ये ज्यादती है उसके साथ। अब मैं उसे पोती नहीं मानता। नफरत है इस औरत के बच्चों से जिसने मेरे बेटे का कफन भी मैला नहीं हुआ और बच्चों को लेकर भागे। इतनी नफरत थी तो मुझे क्यों धकेला आपने उसमें। तुम्हारी मांग भाग गई और तुम्हारी गैरत ने गवारा कर लिया। तुमने उन पर कड़े पहरे बैठाते हुए तो यहाँ पर ना होते। उसने अपनी मुठ्ठियां बीच ली। बेगौरी माँ की बेटियां हैं, ये भी ना भाग जाए, ध्यान रखना। कितनी पुरानी बातें उसके ज़हन में गूंज रही थी। काश कोई जान पाता जो शख्स बाहर इतना सा दिखता हो, अंदर उसके क्या हो। वह तासुर से बाप को देख रहा था। काश बाबा जान हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का ना होता। इतना उसने जुबान से माहिर को कहा था, जबकि अंदर उसके कितने गिले शिकवे थे वो कहे ना सका। वह मुड़ने लगा तो वह कहे बिना न रह सके। क्या है फिर तुम्हारा फैसला, दिखाता हूँ आपको। उसका लहजा आपके सर था। वो जो गुड़िया थी माँ की, दुनिया ने उसे खिलौना बना दिया। बीबी जान उसे अपने कमरे में ले आई थी। उन्होंने उसे देखा जो इतनी देर से सबको टक्कर टक्कर देख रहे थे। आंखें सूज चुकी थी रो रो कर। जरीना जाओ उसके लिए जूस लाओ। वो शहर वाला उसके लिए। जूस पीने के बाद कुछ हवास बहाल हुए परी के तो गले लग गई थी उनके और कहने लगी, बीबी जान मुझे अपने पास रख ले, मुझे सबसे डर लगता है, या मुझे अम्मी के पास छोड़े, आप अच्छी हैं। उसके मासूम अंदाज को देखे थे जो उनके मरहूम बेटे की कापी थी। अलीजे अपनी माँ की कापी थी। गंदमी रकन पर प्रीशा ने अपने बाप के खानदान से हुस्न चुराया था। सुनहरी बाल, गोरा रंग, गुलाबी गाल, इतनी सफेद रंगत, हाथ लगाओ डर लगे कि मैली ना हो जाए। बीबी जी बागौर उसको देखा, हुस्से लग करके कितनी शिद्दत से उसने गले लगाया था। कितनी तरफ थी उसके अंदाज में जो इतनी देर चुप रखकर सब बर्दाश्त कर रहे थे। परी, शादी के बाद बीवी अपने शोहर के साथ ही रहती है बच्चे। वो मारेंगे मुझे, मैं नहीं रहूंगी उनके साथ। फिर मुलाजमा के साथ रहोगी तुम। हाँ, शहरबानो बेगम ने गुस्से से कहा था, जो अब तक खामोश तमाशे बने थे। परी बीबी जान के पीछे छुपने लगी थी उनके गुस्से वाली आवाज सुनकर। बहू तुम चुप कर जाओ, क्यों मासूम को डरा रही हो। डराने वाली ही बात तो है। घर का सहद और उखड़ मजाज उसका शोहर है जो पूरे घर का दिल दहलाकर रहता है, गुस्से में जिसका कोई भी सानी नहीं है। जाओ तुम यहाँ से शहरबानो। आओ जरीना, उसका हुलिया दुरुस्त करो जरा। जी बीबी जान। जरीना ने बागोश को देखा। उसे जैसे सारा खानदानी जेवर पहनाने की पूरी कोशिश की गई थी। गले में गल्लू बंद, सेट, बारी माला उस पर, और उस पर कान में झुमके, नाक में बाली, हाथों में चूड़ियां। ऐसा लगता था जैसे किसी को जेवर में जकड़ा गया हो। जेवर उतार दो उसका। उसने बीजान की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ उतार दें प्लीज, बहुत चुभ रहा है, इस मोटी आंटी ने पहनाया है। जीना की हंसी छूट गई थी। बीबी जान भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। वो अच्छी तरह जानती थी मोटी आंटी वो किसे कह रही है। सकीना इस हवेली की पुरानी वफादार मुलाजमा थी, क्योंकि दुल्हन जो शहर से रुखसत करके लाया जा रहा था, इसलिए गांव से घर की औरतों को लेकर नहीं गए थे। यहाँ से सिर्फ सकीना को लेकर गए थे, जिससे पास खानदानी जेवर दुल्हन के लिए रखवाया गया था, जिसे दुल्हन को पहनाना भी उसकी जिम्मेदारी में शामिल था, और उसने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई थी। नहीं बेटा रहने दो, पहले फैसला होने दो, उसका फिर उतार देना। फिलहाल उसका चेहरा ठीक करो। जरीना ने उसका
پھیلا ہوا کاجل صاف کیا اور لپسٹک ٹھیک کی. اس کے اتنا کرنے سے وہ نکھری نکھری لگنے لگے. پلیز مجھے آپ اپنے پاس رہنے دیں. حویلی میں پیچھے بھوت ہوں گے, مجھے وہاں نہیں جانا. ارے تم کو تمہارے شوہر کے پاس رہنا ہے. نہیں نہیں, اس نے گھبرا کر کہا. وہ غصہ کریں گے, ماریں گے, آپ ہی کا بدلہ لیں گے. اس نے اپنی سمجھ سے باہر کی بات کی تھی. اپنی زبان ہونٹوں میں دبا دی, کیونکہ اس نے وہ کہا جو اس نے نہیں کہنا چاہیے تھا. ایسا کچھ نہیں ہوگا, تم پیار کے قابل ہو, اتنی سونی اور پیار کریں گے. زرینہ نے اس کے حسن باغوں کو دیتے ہوئے کہا تھا, جو اس نے بے سمجھی سے اس کی بات کو سنا. زرینہ تم تو چپ کرو. بی بی جان, میں پتہ کی بات سمجھا رہی ہوں جٹھانی کو. جٹھانی نہیں, میں پریچے ہوں. ہاں ہاں ہاں. زرینہ کو تو مزہ آ گیا تھا. اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی اس کی معصوم باتوں پر. زرینہ کے چھت پر کہہ کے پاس سویرا اور سدرا بھی مسکرائی جا رہی تھی. ایک پوتے کی بیوی کم تھی جو ہنسی رہتی ہے پاگلوں کی طرح, جو دوسرا بھی ایسی اٹھا لائی. اب تو حویلی کا مذاق بنوائیں گے. شہر بانو جب بولتی ہوئی دل جلانے والی بات کرتی ہو. زرینہ نے خوب رونق لگائی ہے, اب پری بھی کم نہیں ہے, دونوں رونق ہیں گھر کے. رونق تو تب ہوگی نا جب اسے بیوی کا مقام ملے گا. اگر اسے ملازمہ کی طرح پچھلے حصے میں پھینک دیا گیا تو تم اور تمہاری باتیں, خدا ہی بچائے ان کے وار سے. بی بی جان نے کہا اور وہ اٹھ کر جانے لگی, کیونکہ انہوں نے دوسری بار اس کو ٹوکا تھا, پر اس سے پہلے نکلتی دروازہ کھول کر دھاراب اندر آیا تھا. پری جو بی بی جان کے بازو کو تھامے ہوئے تھی, اس نے اپنی گرد سخت کر دی تھی. ڈر کے مارے اور دوپٹے کا گھنگھر گرا لیا تھا خوف کے مارے. دھاراب کو دیکھ کر سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. شہر بانو جو جانے لگے تھے, جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. دھاراب پری کے پاس آیا اور کہا, اٹھو. اس نے نظریں چکا لی تھی اور بی بی جان کے بازو پر گرد مضبوط کرتے من بناتے ہوئے کہا, مجھے روک لے بی بی جان. بی بی جان آپ کچھ نہیں بولیں گی پلیز. وہ ان کے کچھ بولنے سے پہلے ان کی زبان روک چکا تھا. اپنے غصیلے تیور کا اثر نہ دیکھا اس نے اسے بازو سے لپوچا اور کہا, عزت کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. چھوڑو بازو بی جان کا اور چلو. نہیں نہیں, اس نے ڈرتے ہوئے کہا, چھوڑو بی بی جان کا بازو, ورنہ یہی تمہارا بازو توڑ کر چھوڑ دوں گا. تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے. واقعی اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی اور بی بی جان کا بازو چھوڑ دیا اور کھڑی ہو گئے. یہ تمہاری حق میں بہتر ہے, چلو اوپر. اس کا غصہ عروج پر تھا. وہ اسے لے کر جانے لگا. بی بی جان نے صرف اتنا کہا, یہ معصوم ہے, اس کا خیال رکھنا. وہ جانتی تھی اس کا زیادہ کچھ کہنا دھاراب کا غصہ بڑھا سکتا ہے. دھاراب نے ان کو ایک نظر دیکھا اور چلا گیا اسے لیتا ہوا. اس ایک نظر میں کیا کچھ نہ تھا, وہ صرف وہی سمجھ سکتے تھے. وہ اسے لیتا ہوا حال سے گزرتا ہوا وہاں پر آغا جی کو دیکھا, کہا, بیوی کا مقام دے رہا اسے, اب آپ بھی اسے اس نظر سے دیکھیے گا. پوتی سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا. وہ بھی انہی کا پوتا تھا. انہی کے انداز میں کہتا ہوا اوپر سینوں کی طرف مڑ گیا تھا, بغیر کسی تاثرات دیکھے یا بغیر کچھ سنے. پری کی نازک مزاج کا اس نے نوٹس نہ لیا تھا, جو گھونگھٹ میں ہوتے ہوئے بھی اپنا بازو سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان تھے. اس کی مزاحمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اسے کمرے میں لا چکا تھا. اسے بیڈ کی طرف دھکیلا اور جلدی سے دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑا. وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا. اس کا دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا, کاجل پھیل چکا تھا اور وہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھے. سب سے پہلے یہ رونا بند کرو, اور تمہارے منہ سے آواز نہ نکلے جب تک میں کوئی سوال نہ کروں. اسے تنگ آ کر غصے سے کہا تھا, کیونکہ وہ بیزار ہو گیا تھا شام سے اس کا رونا سن کر. پورا راستہ تو اس نے روتے ہوئے سنتا آیا تھا. اب کمرے میں اس کا رونا سننے کی ہمت نہ تھی اس میں. اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے, پر سسکیاں جا رہی تھی. اس نے غصے کی انتہا میں مٹھیاں بیچ کر کہا, میں نے کہا ذرا سا بھی آواز نہ نکلے. چپ, ایک دم چپ, ایک بھی آنسو نہ نکلے. اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو ڈر کر مارے اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا, تاکہ ایک بھی آواز اس کے باہر نہ نکلے, اور ڈر کر مارے ہونٹ مسل رہی تھی سسکیاں دبانے کے لیے. چی چی, ہاتھ ہٹاؤ ہونٹوں سے. سارا منہ گندا کر دیا. وہ آنکھیں پوری کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی. اس کا ہاتھ پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور کہا, دیکھو اپنا چہرہ کیا حل بنا لیا ہے, بھوتنی لگ رہی ہو. پری نے خود کے شیشے میں دیکھا تو واقعی میں وہ بھوتنی لگ رہی تھی. لپسٹک ہاتھ سے وہ خراب کر چکی تھی جو چہرے پر پھیل چکی تھی, اور کاجل الگ سے پھیلا ہوا تھا. بال بکھرے تھے. پری نے شیشے میں دھاراب کو دیکھا جس کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی. اس کی ہنسی دیکھ کر پری کچھ ریلیکس ہوئی اور کہا, ہاں میں تو بھوتنی لگ رہی ہوں نا. دھاراب کی طرف ٹیشو پیپر بڑھایا تو وہ صاف کرنے لگی تھی اپنا چہرہ. اب صحیح ہے, پری نے اس کی طرف دیکھا کہا تھا, اور وہ غور سے دیکھنے لگا اس کے معصوم حسن کو. خوبصورت ہونٹ اور گہری آنکھیں, پھولے ہوئے گلابی گال, اس پر اس کا آنکھیں پٹپٹانا معصوم حسن خود کی طرف کھینچ رہا تھا. وہ ان رعنائیوں کو محسوس کرتا اس کی سسکی نکلی, جسے دبانے کے لیے اس نے ہونٹ پیچھے, اور وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا. کیا ہوا, اس نے اپنی نظروں کا رخ بدل کر پوچھا. یہ چبھ رہا ہے, اسے اتار دوں. اس نے گلو بند ہار کی طرف اشارہ کیا, اور اسے اجازت چاہیے. اگر میں منع کروں تو پہنے رکھو گی؟
हाँ, फिर पहनना पड़ेगा। क्यों? उसने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि अम्मी ने कहा है आपकी हर बात मानो। और क्या अम्मी ने सिखा कर भेजा है? उसके मुस्लिम बड़े अंदाज पर उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। जैसा आप कहेंगे वैसा करो और आपकी हर बात मानो, फिर आप भी मेरी सारी बातें मानेंगे। बात के आखिर में उसने मजे से कहा, और अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी तो भी आपकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा, ये किसने बताया? अम्मी ने। तुम तो वाकई बहुत समझदार हो, उसने हंसी दबाते हुए कहा। मैं हूँ समझदार, अलीज़ी आप भी कहती। उसने जल्दी से अपने होंठ पीछे और कहा, सॉरी। वो किस लिए? परी का घबराना उसे महसूस किया था। अम्मी ने कहा कि आप ही का नाम आपके सामने बिल्कुल भी नहीं लेना, वरना आप गुस्से में मार भी सकते हैं। वह मासूमियत में उसे सारी बातें बताने लगे। अच्छा, तुम्हारी अम्मी ने कहा तो सही कहा होगा, फिर मैं आपसे क्या बातें करूंगी? उसके हर अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वह बहुत ही बातूनी है। क्या मतलब? मेरी सारी बातें आप ही से शुरू होकर उन पर खत्म होती हैं, फिर क्या बातें होंगी हमारे बीच? ये तो सोचना पड़ेगा, पर बाद में, पहले जेवर उतारो। धाराब के कहने की देर थी, उसने जल्दी जल्दी चूड़ियां और अंगूठियां उतार दी। पहले माला उतारी और वह गहरी नजर से उसे देख रहा था, पर वह तो हर चीज से लापरवाह होकर जेवर उतारने में जल्दी में थे। गुलबंद सेट उतर नहीं पा रहा थी तो उसने मदद की। कानों के झुमके उतारे तो उसकी सिसकी निकली। गले पर निशान पा चुके थे और कान पर भी खून का निशान था। ये भी उतार दें प्लीज। उसने नाक की बाली की तरफ इशारा किया। वो ना चाह कर भी उसकी पूरी मदद कर रहा था। नाक की हालत भी कान जैसी थी, खून जमा हुआ था। उसे अंदाजा हो गया था कितनी तकलीफ उठाई होगी इतने जेवर पहने रखने में। दरवाजे पर नाक हुआ तो दराब ने दरवाजा खोला। सवेरा खाना लेकर अंदर आ गए थे, साथ में मुलाजम जिसके हाथ में सामान था परी का, जो उसके पहने के कपड़े थे। भाई आए, खाना खा लें। सवेरा ने कहा, मेरा मूड नहीं है, उसे खिला दो तुम। उसे खिलाने के बाद मेरे लिए काफी लाना। तब तक परी हाथ धोकर आ गई। दराब ने एक नजर उसको देखा। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया था फ्रेश होने। सवेरा ने उसे खाना सर्व किया तो वो मजे से खाने लगे। सवेरा हैरान थी, इतनी देर में इस लड़की की काया कैसे पलटी, कितने मजे से डट कर खाना खा रही है। मेरे जिलाद नुमा भाई के साथ इतने आराम से बैठी है और कोई डर खौफ नहीं है उसके चेहरे पर। बड़ी बात है। कहीं वाकई ये कोई परी तो नहीं है? जादू की छड़ी घुमाई और परी उसके सामने और भाई उसके सामने ठंडे पड़ गए, या वाकई नाम का भी असर होता? सवेरा मुंह में उंगली दबाई सोचे जा रही थी और गौर से परी को देखे थे। क्या आप भी वाकई में ज्यादा खाना खा गई हो जो आप इतना गौर से मुझे देख रही हो, या जल्दी खा गई हो? उसने सादगी से पूछा। उसका अंदाज सवेरा को मासूमाना लगा। सवेरा को खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उसकी मासूमियत और सादगी ने शायद उसके बारी को चारू शाने चत कर दिया था, या बात ही कुछ और हो। ऐसा कुछ नहीं है परी भाभी, बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब आप बाइक से डर नहीं लगा? उससे पहले कि परी को जवाब देती, दारा वॉशरूम से बाहर आ गया था। सवेरा बर्तन लेकर बाहर चली गई और कुछ देर में वापस आई और साथ में काफी रहे। यहाँ रख दो। उसे बैठ के साइड की तरफ इशारा किया। दारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाते सवेरा से कहा, परी खामोशी से बैपा बैठी होती और दोनों को खामोशी से देख और सुन रहे थे। कल उसे सिखा देना काफी बनाना, आपसे ये बनाया करेगी मेरे लिए। जी भाई। और दराब ने परी की तरफ देखा। उसने जल्दी से कहा, आप इसे कल सीख लोगी पक्का? गुड। दराब ने कहा। सवेरा इसी तरह खड़ी थी और उसने परी से मुखातब होकर कहा, बैग से अपने कपड़े निकालो, चेंज करो। सवेरा हैरत से अपने भाई को देख रही थी। परी आकर बैठ गई, बैग के पास गई और उसे घूरे जा रहे थे। तुम्हारे घूरने से खुलेगा नहीं, हाथ चलाओ, खोलो और निकालो कपड़े। मैंने ये काम कभी नहीं किया, ये हमेशा आप ही और अम्मी करती हैं। मैंने कभी नहीं किया। अब उसने रोनी से शक्ल बनाते हुए कहा था। इसी वक्त सवेरा ने कहा, भाई मैं कपड़े निकाल दूं अभी के लिए भी और सुबह के लिए भी, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ निकाल दो, दाराब ने कहा और सोचने लगा। अपने लिए तुमने मुश्किल खड़ी कर दी है और दाराब, अब एक बच्ची को तुमने संभाला जिसे इतनी छोटी सी बात की समझ नहीं है, उस रिश्ते की बड़ी बड़ी हकीकतें क्या समझेगी? दाराब अपनी गहरी सोच में खो गया था। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, शोहर से ही बीवी के घर में इज्जत होती है और मेरा दाराब अपनी बीवी को हमेशा इज्जत रखवाएगा अपने घर में। कितनी कम उम्र में उसने वो लफ्ज सुने थे, पर आज भी वो लफ्ज उसके कान में गूंजते थे। सवेरा ने परी की तरफ कपड़े बढ़ाए तो परी ने कहा, मेरा टूथ ब्रश कहाँ है? अच्छे बच्चे रात को ब्रश के बगैर नहीं सोते। सवेरा की हंसी छूट गई थी उसकी बात सुनकर। दाराब बागो उसका चेहरा देख रहा था। सवेरा अब तुम जाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। दाराब के पापा उसने अपनी हंसी रोकी और कहा, भाई ये सुबह के लिए कपड़े हैं, मैं जा रही हूँ। और दाराब ने आगे बढ़कर कपड़े लिए और हैंग कर दिया। वो जल्दी से जाने लगी तो दाराब ने कहा कि ये बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सवेरा ने कहा, जी भाई मैं समझती हूँ, और वह जल्दी निकल गए।
सवेरा के जाते ही उसने दरवाजा दोबारा लॉक किया और परी की तरफ मुड़ा और उसे ब्रश निकाल कर दिया और कहा, जल्दी फ्रेश होकर आओ, अब मुझे सोना भी है। जी। परी चीजें लेकर जल्दी वॉशरूम में चली गई थी। दारा अफसोस करता रह गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई ये शादी करके। ये शादी तो चलती हुई नजर नहीं आ रही थी। वो वॉशरूम से आई तो दराब ने कहा, इधर आओ, मैंने ब्रश कर लिया है। उसने डरते हुए कहा। उसे लगा कि शायद उसे यकीन हो। उसने ब्रश किया क्योंकि अलीजिया उस पर इस तरह से बेतबार दिखा देती थी। व्हाट? बेवकूफ, बैठो। उसकी बात अजीब लगी उसे। मेरे सामने बैठो। उसे वह अपने सामने बिठाया और आईमट निकाल कर उसके गले पर लगाने लगा जहाँ पर गहरा निशान था। परी सांस रोक उसकी कार्रवाई देख रहे थे। गले पर आईमट लगाने के बाद कान पर और नाक पर भी लगाया। उसकी तरफ दर्द की टैबलेट बढ़ाई। वो जानता था इतना रोने से सर में और पूरे जिस्म में दर्द होगा। उसने बगैर इतराज से गोली ले ली और दराब ने उसकी तरफ पानी बढ़ाया। उसने जल्दी से खा ली। सो जाओ अब। और वो जल्दी से बेड पर लेट गई। उठो यहाँ से, लेफ्ट साइड पर लेटो, मुझे राइट साइड पर सोने की आदत है। वो जल्दी से उठकर लेफ्ट साइड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। उसने लाइट ऑफ कर दी और उस पर कम्बल डालकर दूसरी साइड पर लेट गया सोने के लिए। नींद उसे कहाँ आनी थी। वो जितना सोचता उसे इस मसले का हल समझ न आया। कल पर सारी बातें छोड़कर सोने की कोशिश करने लगा। वो सोने की कोशिश करने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी। पर ने कमरे से मुंह निकालकर अंधेरे में उसे देखने की कोशिश की। जब उसे लगा कि वो सो गया है, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और हल्के से कहा, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अम्मी या फिर आप ही का हाथ पकड़ कर सोती हूँ और यहाँ आप हैं इसलिए आपका हाथ पकड़ कर सोंगे। उसका हाथ पकड़ने पर दाराब की आंख खुल गई पर उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो समझ सकता था इस उम्र में अक्सर लड़कियां डरती हैं। उसकी हर बात से उसकी कम उम्री का अंदाजा हो रहा था और अब अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं जमा कर पड़ा था कि उसकी मासूमियत को खत्म कर दे। दिमाग और जज्बात एक तरफ और दिल एक तरफ, दोनों के जंग छिड़े थे। हमेशा होश में दिल की जीत होती है। अगली सुबह परी की आंख उसके झंझोड़ने पर खुले। क्या है, अभी सोने दे। उसने दोबारा आंखें मोड़ दी। वो उसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर चुका था। समझ आते ही परी ने कहा, सॉरी। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो उसने कपड़े दिए। वो थाम कर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो दुपट्टे के बगैर। वो उसकी लापरवाही पर अच्छी तरह समझ गया था। दुपट्टा सर पर लेना है हर वक्त, समझी? गले में डालने की चीज नहीं है, आई समझ? अपने कमरे में तो बंदा रिलैक्स बैठ सकता है ना। बाहर लूंगी पक्का। अब मेरी बात सुलझाने में हेल्प कर दें। ये अम्मी या फिर आप ही करती हैं तो क्या अब उनके सारे काम मैं करूंगा? उसने आबरू उचका पूछा। जी, क्योंकि अब उनकी सारी जगह आपने ले ली है। उसने शान उचकाकर कहा था। तराब ने उसकी बात पर हैरान रह गया था। और फिर बाकी इस सदी का हैरत अंगेज वाक़या हुआ। तराब ने हेयर ब्रश पकड़कर उसके बाल सुलझाने लगा। उसके हसीन सुनहरी बालों से आती हुई खुशबू से मदहोश कर रहे थे। खुद पर काबू पाकर उसने कहा, अब बाकी तुम गा लो। ठीक है, इतना भी बहुत है, का लिया। आपने इसकी खुशी देखने लायक थे। उसकी तरफ से डायमंड ज्वेलरी बढ़ाई जो उसने बगैर एहतजाज की पहन ली। उसने दिल में शुक्र अदा किया। सफेद फ्राक में परी जैसी लग रही थे। अब लग रही हो ना नई दुल्हन? उसने सवाल लिया पूछा था दराब से। दराब ने उसकी बात इग्नोर कर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने हैरत से पूछा और कहा, आपको नहीं पता? जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम बताओ। परी। पूरा नाम? उसने पूरे पर पुरजोर अंदाज में पूछा था। प्रीशे मेहरोज खान। गलत। आज से तुम कहोगी परीक्षा दरा खान। समझ में आई मेरी बात? क्या कहोगी? तुम्हारा नाम? उसे बताकर दोबारा सवाल किया। उसे खुद से पहचान से शुरुआत करवा रहा था। जी जी, प्रीशा दरा खान। उसने हल्की आवाज में कहा। और मुझे किस नाम से बुलाओगी? दाराब बा? नहीं, सिर्फ दारा। उसकी बेवकूफ़ी को इग्नोर करते हुए कहा था। तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगी कभी भी और बाहर तो बिल्कुल भी मुझसे मुखातब नहीं होगी। जो बात होगी हमारे बीच कमरे में होगी और शदीद जरूरत के वक्त बाहर बात कर सकती हो वरना दूर रहोगे। आगे समझ मेरी बातें? इस वक्त उसका लहजा सख्त हो चुका था। इस वक्त कोई भी नरमी बरत का उसकी बेवकूफियां बार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कमरे तक तो फिर भी ठीक था। जी समझ गई। उसने जल्दी से कहा। एक और बात। दराब ने ठहर कर कहा, मेरी या तुम्हारी कोई भी बात कमरे की तुम बाहर नहीं करोगी और अगर मैंने कोई बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी लंबी जुबान का इस्तेमाल बाहर तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। उसने उसकी गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए कहा था। उसका इतना सख्त अंदाज देखकर वह हैरत में आ गए थे। ये होंठ सोच समझ के हिलाना। दाराब ने कहा। जी जी। उसने घबराते हुए कहा था। वो चाह कभी उसका हाथ अपने होंठों से हटा ना सके। दिल जोर से धड़क रहा था और वो नजरें झुका गए थे।
गुड। ऐसी नजर झुकाकर चलना घर में। वो उससे दूर हो गया था और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनाकर अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करने लगा। इसी वक्त दरवाजा नॉक हुआ। दाराब ने एक नजर उसको देखा जो खड़ी थी। वो उसे कांधों से थाम कर बिठा चुका था और आगे बढ़कर दरवाजा खोला उसने। दरवाजे पर सवेरा, सिद्रा और जरीना खड़े थे। वो तीनों जल्दी से अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई और परी भाभी, तीनों ने साथ कहा था। वालेकुम सलाम। आप तुम तीनों इसे लेकर नीचे आओ, मैं चलता हूँ। जी भाई, सवेरा ने जल्दी से कहा था। परी ने एक नजर उसकी तरफ देखा जो कि ब्लैक शलवार कमीज में बेहद हैंडसम लग रहा था। और दराब उसे देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गया। परी ने शुक्र का सांस लिया। अब वो रिलैक्स हो गए थे। वो तीनों से मुस्कुराकर देख रही थी और वो नर्वस होने लगे। बड़ी निखरी निखरी लग रही है जेठानी जी, और रूनमाई तो खूब दी है। परी ने बाकी बात समझी नहीं थी और जेठानी लफ्ज पर मुंह बिगाड़ा। मेरा नाम परिचय दराब खान है, जेठानी नहीं है। हा हा हा। तीनों हंसने लगे थे। नाम अच्छे तरीके से याद करवाया है भाई ने, सिद्रा ने कहा। जैसे तुम बीवी हो ना दराब भाई की, और भाभी हो सवेरा, और सिद्रा इसी तरह से मेरे शोर के बड़े भाई की बीवी हो मेरी जेठानी, और मैं तुम्हारी देवरानी। अच्छा, तो ये रिश्तों के नाम हैं? परी ने अपनी समझ से कहा। हाँ, चलो नीचे चलते हैं, जरीना ने कहा। नहीं, पहले दुपट्टा सही करवाए। परी को दराब की बात याद आई थी। अच्छी बीवी है, जरीना ने मुस्कुराकर कहा। उसका दुपट्टा सेट करवा कर नीचे ले आए। परी नीचे आ गई थी। उसके साथ ही बीजान उसे देखकर बेइंतहा खुशी हुई थी। उसके कलाई में सोने का कड़ा पहनाया। शहरबंद ने उसे सोने का सेट दिया। दाराब उसे गौर से देख रहा था जब खामोशी से नाश्ता करती सबके साथ। पहले वक्त में हवेली में औरतें सिर्फ सर्व करती थी मर्दों को खाना। अब वक्त के साथ इतना बदलाव आया था कि अब सब साथ ही खाना और डिनर करते, मुलाजमा सर्व करते थे। घर का खाना औरतें ही बनाती थी। परी को घर में सिर्फ दो लोगों को देखकर डर लगता था, शहरबंद और आगा जी से। नाश्ते से फारग होकर उसे दराब वाले सोफे के सामने सवेरा ने बिठाया। जाने क्यों परी का दिल चाहता था कि वो बाबा दराब को देखे। उसी की बातें उसे याद थी, इसलिए उसे नजरें चुरा रही थी और इधर उसकी नजरें चुराना अच्छी तरह महसूस कर रहा था दराब। आगा जी के बैठने के बाद दराब उठ खड़ा हुआ था। सबने हैरत से देखा। दावर सोचने लगा कि अब जाने कौन सी जंग छिड़ेगी। दराब ने कहा, आओ परिचय दराब खान, बड़ू से दवाएं ले। परी घबरा के थी। सर पर से दुपट्टा हट गया था जल्दी उठने की वजह से। दराब ने गुड़ का देखा। उसे समझ न आया था अब क्या गलती हुई है। दराब ने उसका दुपट्टा सर पर डाला और इसलिए फरिया अंदाज में आगा जी के सामने खड़ा हो गया। आगा जी, मैं बाहर रहकर यहाँ के रिवाज नहीं बोला, और अब अपने घर की बड़ी बहू को मेरा मतलब है कि हमें दुआएं दें। हमेशा से हवेली की रस्म थी, शादी के दूसरे दिन दूल्हा दुल्हन सब बड़ों के सामने सर झुकाकर दुआएं लेते थे। दराब का ये सब याद रखना हैरत की बात थी सबके लिए। आगा जी को दराब का यह अंदाज बिल्कुल भी अच्छा न लगा, पर दराब ने सब पर परी की अहमियत वाज़ह कर दी थी। वो अपनी बीवी की इज्जत करवाना जानता था। सबको अंदाजा हो रहा था उसके चेहरे के इत्मीनान से कि वो मुतमीन है इस रिश्ते से। दराब ने आगा जी के सामने सर झुकाया तो परी ने भी जल्दी से झुकाया। दोनों सदा साथ खुश रहो, इतना कहकर उन्हें परी से मुंह फेर लिया था। परी उसकी पैरवी में चलने लगी थी। बीबी जान ने ढेरों दुआएं दी थी दोनों को। फिर बाबा जाने दोनों को दुआएं दी। फिर वो बैठने लगे तो आगा जाने का, अपनी माँ से दुआ लो। दराब के चेहरे की मुस्कुराहट सिमर कर नफरत बड़े बड़े तासरात में बदल गए थे। नागवारी उसके चेहरे पर वाज़ह थी। होंठ पीटकर वह परी को लिए हुए उनके सामने झुका। परी उसका सर्द अंदाज देखकर हैरान हुई। शहर बानों की आंख में फहर नुमाया था। सदा खुश आबाद रहो। परी सोफे पर बैठ गई और दराब सब करता हुआ बाहर निकल गया। परी को जाने क्यों अपने अंदर बेचैनी महसूस हुई थी उसके जाते ही। आज मैं बहुत खुश हूँ सनी। जानता हूँ, तुम्हारा हर अंदाज जाहिर करता है। मुकद्दस मेरी जान। मुकद्दस अपना सामान समेट रहे थे। आपके बाबा जान गुस्सा होंगे ना, फिर मान तो जाएंगे ना? उसने उम्मीद पड़े अंदाज में पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके गुस्से का कुछ पता नहीं चलता। माने तो मिट्टू में, ना माने तो सदियां लग जाए, उनकी नाराजगी खत्म ना हो। अब आप डरा रहे हैं मुझे। मैं डरा रहा हूँ कि तुमने मुझे डराए रखा है। अब घर वालों से ना मिलाया तो अलग हो जाओगी। अब मिला रहा हूँ। खुश? हाँ, बहुत खुश। मुकद्दस के कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंजने लगे। इन अमीरों के लिए हम गरीबों की कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, ऐसी बेवकूफ़ी ना करो। रिश्ते अपने जैसों में जोड़ना चाहिए, ना कि अपने से अमीरों में। मुकद्दस पर तो सनी के प्यार का भूत सवार था। जैसे उसे पता चला कि उसकी माँ बाप नहीं मान रहे तो इन लोगों ने छुपकर नकाह कर लिया। उनकी शादी को 2 महीने हो गए थे। मुकद्दस की माँ को एक ही वहम सताए रहता था, कहीं चंद दिन का ये लड़का यहाँ रहकर फिर अपनी बीवी को यहीं पर छोड़कर खुद भाग जाए। फिर कहाँ ये माँ बेटियां ढूंढते फिरेंगी उसे। ना उनका कोई भी
ना कोई बेटा, वरना ना शोहर, ना ही भाई था। उनकी शादी के हफ्ते बाद आई तो माँ ने पूछा, कब लेके जाएगा अपने घर? ये फ्लैट घर नहीं है, उसका आरसी ठिकाना है। असल घर गाँव में है, वहाँ लेकर जाए ताकि उसकी बरादरी को भी पता चले तुम उसकी बीबी हो। पहले तो मुकद्दस इन बातों पर तवज्जो ना देती थी, पर आहिस्ता आहिस्ता उसे भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि असल मुकाम तो ससुराल में तस्लीम हो तो बात बने। पहले सनी से टालता रहा, पर जब उसने अलग होने को कहा तो सनी मान गया उसे अपने घर ले जाने। आज वो अपना सारा सामान बांध कर रही थी, दोनों गाँव जा रहे थे। आज उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना ना था। अपनी माँ से मिलने के बाद मुकद्दस और सनी गांव के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में दोनों ने खाना खाया, फिर दोबारा सफर शुरू हो गया। जानती हो मुकद्दस, मैं तुम्हें शहर में ही रखना चाहता था, पर तुम गांव जाने के लिए बेताब थे। हाँ, वही मेरा असल घर है। जानता हूँ, औरत जब किसी बाबा डर जाए तो मर्द से मनवा कर आती है, जैसे तुमने मनवा लिया। अब वादा करो, हालात कुछ भी हो तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। क्या मतलब सनी? इस बात का मतलब जाते ही हालात वहाँ हमारे हक में नहीं होंगे। बर्दाश्त से तुम्हें काम लेना पड़ेगा। मुकद्दस अंदर ही अंदर घबरा गई थी, पर उसने सनी पर जाहिर नहीं किया। सनी के प्यार पर उसे भरोसा था, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कुछ भी हों। उसने अपने दिल को तसल्ली दी। कल दिन को वलीमा है तुम दोनों का। जी बाबा जान। शाम में दराब के आने के बाद उससे बाबा ने बताया। वो जाने लगा तो उसे रोकने को कहा। वो आराम से बैठ गया। क्या कहना है आपने? कहाँ गए थे? आप जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मर्द होकर फिर भी रोते हो? उनकी बात काट कर दराब ने जरा ऊंची आवाज में कहा। बस आप मेरे मामलों से दूर रहें। इतने सालों के गुजरने के बाद भी वो शायद कभी निकल ना सके इस एक लम्हे से। दराब तो कहकर उठकर चला गया था। वो लम्बे डाक भरता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर देखा कि वो नहीं थी। बाहर आया तो सीधा नजर आई और उसे कहा, सुनो, कहाँ है वो? कौन? वो भाई। सिद्धा की आंखों में वाज़ेह शरारत थी। बेजो से और साथ में काफी। दराब ने उसे घोड़ी से नवाजा तो जल्दी से हाँ कहकर चले गए। वो दोबारा कमरे में गया, उसका इंतजार करने लगा। वो बेड पर नींद दराज होकर उसका इंतजार करने लगा था। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर कमरे में आके और काफी सैर टेबल पर रखी। वो आंखें मूंदे लेटा हुआ था, पर उसका अन्ना महसूस कर चुका था और वो उसके पाँव की तरफ आकर उसके शूज उतारने लगे। वो एक झटके से उठ बैठा था। वो पीछे की तरफ खिसके। ये क्या करने लगे थे? आपके शूज उतार दिए। मैंने कहा तुमसे? नहीं, पर अम्मी ने कहा कि आपके सब काम मुझे करने होंगे। किसकी अम्मी? आपकी अम्मी ने। मेरी माँ नहीं है वो, समझी? अगर उसका नाम मिल लिया तो बुरा हशर करूंगा तुम्हारा। दराब ने गुस्से से उसका बाजू दबोच कर कहा। एक और बात, अगर चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं कुछ बुरा ना करूं, उनकी कोई भी बात मेरे सामने ना करना। जी सॉरी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, पर वो तो अपनी आंख में जल रहा था। अभी वो और कुछ कहता कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम दरवाजा खोलो। वो आंसू पूछते हुए दरवाजा खोलने लगे। सामने दावर और जरीना करते। वो दोनों अंदर आके, भाई ये तो वह हमारी तरफ से आपकी शादी का, दावर ने कहा था और जरीना ने पढ़ाया हुआ पैकेट। परी ने दराब की तरफ देखा तो दराब ने कहा, परी ले लो गिफ्ट। परी ने उसकी इजाजत मिलते ही गिफ्ट ले लिया जरीना से। फिर परी के सर पर दावर ने हाथ रखा था। बैठो यार, दराब ने कहा। नहीं भाई, सुबह बात करेंगे, आप आराम करें। वो जानता था उसके भाई का मूड अच्छा नहीं होगा, इसलिए दावर तो चला गया। जरीना ने कहा, भाई जी, वलीमे के कपड़े और जेवर किधर किधर रखूं? यहाँ नहीं, सुबह में देना, अभी रहने दो। दराब ने काफी हतम खा ली और जरीना मांग उठाकर चली गई। काफी तुमने बनाई? नहीं, जरीना भाभी ने। मैंने सीख लिया, कल से बनाओगे। गुड। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। इधर आओ। परी दराब ने उसे बुलाया था। उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अम्मी और आपी की याद आ रही है। अभी नहीं मिल सकते, पर बहुत जल्द मिलवाऊंगा। कब? उसने आज से पूछा। जब वक्त आएगा तब। वो उसे बता नहीं सका। इन लोगों ने उसकी मां के लिए यही सजा का इंतखाब किया था कि वो अपनी बेटी को देखने के लिए तरसती रहे। इसलिए बगैर आगा जान की जात के वो ये नहीं कह सकता था कि उसे उसकी मां से मिलवाए और एक नई जंग ना छिड़ जाए। पर इसके जवाब पर खामोश हो गई थी। यही रहने की आदत डालो पड़ी, अब यही कह रहा है तुम्हारा। जी। वो आंसू साफ करने लगी। उसे तकलीफ और थी। अभी की तकलीफ बाद में आसानी का बायस बन सकती है। रात का खाना खाने के बाद दोनों कमरे में आए तो परी ने कहा, मैं काफी बना कर लाऊं आपके लिए? बना कर आओ।
وہ کافی لے کر آئے، تب تک وہ کپڑے بدل کر آرام دہ لباس پہن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں سی خوشی تھی، جیسے کوئی بچہ بڑا تیر مار کر آیا ہو۔ تم نے بنائی ہے؟ ہاں، کیسی بنی ہے؟ وہ اسی کے پاس بیٹھ گئی تھی اور وہ اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ اس نے ایک سیپ لیا، میٹھا بہت تھی پر اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، اچھی بنی ہے؟ سچ؟ سچ۔ وہ خوش ہو گئی تھی بچوں کی طرح۔ اب وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ پری، کپڑے بدلو اور چیزیں اپنی جگہ پر رکھو۔ وہ جو سونے کا سوچنے لگی تھی، اس کے یاد لانے پر واش روم کی طرف بڑھی۔ داراب اسے الماری کے سامنے لے کر گیا۔ اپنے کپڑے نکالو، باقی گرنے نہیں چاہیے۔ آج صبح ہی اس نے سویرا سے کہا تھا کہ اس کی الماری سیٹ کرنے کا۔ اس نے ایک چورا نکالا، ساتھ میں 2 اور نکل آئے۔ پری، دھیان سے، ایسے نکالتے ہیں، داراب نے اسے سمجھایا۔ وہ جانتا تھا اسے ماں اور بہن نے لاڑ سے رکھا ہوا تھا، اس لیے اس کے ہر انداز میں وہ لاپرواہی محسوس کر رہا تھا۔ جانتی ہو، اگر ضرورت پڑے تو شوہر اپنی بیوی کی تربیت بھی کر سکتا ہے، صرف اس کی غلطیوں پر ذلیل کرنا شوہر کا کام نہیں ہے۔ میرا بیٹا اپنی ماں کا ہر درد سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی اور کو درد نہیں دے سکتا۔ ماں، اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دیکھ لیں کیسی مشکل میں ڈال دیا مجھے آگا جانے۔ میں نے تو نکاح کر کے یہی چھوڑ دیتا اس کے بیچ اور واپس چلا جاتا ہمیشہ کے لیے، پر اس کا بے بسی سے رونا، اس کی کم عمری میرے سب ارادوں پر پانی پھیر گیا۔ اب گیا تو اسے یہاں سے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ واش روم سے باہر آئی اور زیب و طاقت جگہ پر رکھنے لگے۔ تھوڑی بیوقوف ہے، سمجھاؤ تو جلدی سمجھ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر داراب نے سوچا۔ وہ بیڈ پر اپنی سائے پر لیٹ گئی۔ کمل اپنے لے لو۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ داراب نے پوچھا۔ 15 سال۔ تمہیں میری عمر پتہ ہے؟ نہیں، اس نے آرام سے کہا۔ پوچھو گی نہیں؟ نہیں، کیوں؟ داراب نے حیرت سے پوچھا۔ شوہر کی عمر تھوڑی پوچھتے ہم۔ کس نے کہا؟ میری امی نے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ پاپا نے اس کا ہاتھ نوٹس نہ لیا۔ کیا لڑکی یہ چھوٹی باتوں پر بڑا ری ایکشن اور اس بات پر کوئی بھی رسپانس نہیں؟ اس نے سوچا۔ تم نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال اس نے پوچھ لیا۔ آپی کی خوشی کے لیے۔ اگر آپ سے شادی کر لوں گی تو سب صحیح ہو جائے گا۔ اب تم کسی سے نہیں مل سکو گے، اکیلی ہو گئی ہو۔ داراب نے اسے تلخ حقیقت بتایا۔ نہیں، آپ ہو میرے اپنے، یہ گھر میرے بابا کا ہے، آپ ہو میرے سب کچھ ہو اب۔ اسے سکون سے کہا۔ وہ حیران ہوا اس کے اطمینان پر۔ بات بدل کر اس نے پوچھا، کون سی کلاس میں ہو؟ میٹرک میں۔ آگے پڑھو گی؟ ہاں، پر اسکول نہیں جا سکتی، گھر پر پڑھ کر ایگزام دے سکتی ہو۔ کچھ سوچ کر داراب نے کہا، سچی؟ آپ بہت اچھی ہو۔ اس کا ہاتھ تھام چکے تھی۔ خوشی اور بے اختیاری میں اس نے اپنا ہاتھ اسے گفٹ سے چھڑایا۔ وہ معصوم تھی، پر وہ ایک مرد، اس تنہائی میں اس کا اکیلا ہونا اس کے جذبات کو برقرار سکتا تھا۔ وہ ایسے کسی لمحات کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا تھا جس پر کل اسے افسوس ہو۔ ابھی اس رشتے کے کئی پہلو سے ناواقف تھی اور وہ آہستہ آہستہ اسے سب سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ رات کے کسی پر اس کا ہاتھ تھام چکے تھی۔ اگلی صبح اس کی گرفت میں داراب کا ہاتھ تھا۔ وہ مسکرا اٹھا تھا اس کے انداز پر۔ آج ولیمہ تھا اور اسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پورا گاؤں مدعو تھا دعوت پر۔ ساری عورتیں ملی، سب نے تعریف کی دلہن کی۔ یہاں کسی نے عمر کے فرق کو لے کر کسی نے بات نہ کی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ عام بات ہے۔ وہ خوشی سے سب سے مل رہے تھے۔ پھوپھا بھی آئی تھی جس نے بہت ہی پیار کیا، تحفہ دیا، یوں خیر اور عافیت سے ولیمہ بھی ہو گیا۔ آج رات بغیر داراب کے پری نے اپنی چیزیں جگہ پر رکھی تھی، کپڑے بدل چکی تھی، صرف بال کا ہیئر سٹائل صرف باقی رہ گیا تھا۔ داراب کمرے میں آیا۔ وہ زور و شور سے بالوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھے۔ اچھا ہوا آ کے، پلیز میرے بال کھولنے میں مدد کر دیں پلیز۔ یہ کام پری کے لیے مشکل تھا، خود کر لے۔ داراب اس کے بال سے پنس نکالنے لگا تھا۔ سچ میں آپ نے میری مشکل آسان کر دی، اس نے دل کی گہرائی سے کہا تھا۔ داراب سوچ رہا تھا، اچھے ہاتھ سے مرد کو کیا بنا دیتی ہیں یہ لڑکیاں بیوی بن کر، اب باقی خود کر لو۔ یہ کہہ کر داراب اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف چلا گیا۔